माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, अर्थात इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल किसे कहते हैं। देखिए, अर्ध सेल या हाफ सेल क्या है। When a metallic rod kept in contact with electrolytic solution, the system is known as electrode or half cell। यानी जब कोई धातु की छड़ उसी के लवणीय विलयन में डुबो दी जाती है या रखी जाती है, तो ये जो सिस्टम बनता है, ये जो तंत्र बनता है, इस तंत्र को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड यानी कि अर्ध सेल। कोई भी मेटलिक कंडक्टर हो, उसे उसी के लवणीय विलयन में यदि आप डिप कर दें, प्लेस्ड कर दें, केप्ट यानी रख दें, तो जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम कहेंगे अर्ध सेल यानी हाफ सेल। ठीक है, मान लीजिएगा Zn रॉड है और Zn रॉड को आपने ZnSO4 सॉल्यूशन में रख दिया, तो ये एक सिस्टम बन गया। ये एक सिस्टम बन गया और इस सिस्टम को हम कहेंगे हाफ सेल। जब कोई मेटेलिक रॉड उसी के लवणीय विलयन में रखी जाती है, तो रॉड और विलयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और ये जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं एकल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। ठीक है, Cu रॉड को CuSO4 के सॉल्यूशन में रख दें आप, सिल्वर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रख दें आप, तो ये हाफ सेल बन जाएगा। ठीक है, अब इन दो हाफ सेल को, एक हाफ सेल तो हो गया ये, एक और इलेक्ट्रोड आप बना दें, तो इन दो इलेक्ट्रोड्स को आप किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से कंडक्ट कर दें, उसे कंबाइन कर दें एक दूसरे के साथ, तो ये कंप्लीट सेल बनता है। क्या बनता है? कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल क्या है? द डिवाइस इन विच टू हाफ सेल्स, इट मीन टू इलेक्ट्रोड, आर कंबाइंड, जुड़े होते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, किसी भी विद्युत संचालक द्वारा वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे सेल। यानी कि सेल वह तंत्र है। सेल क्या है? एक सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए, या तो एक ही विलयन में रखे होते हैं या फिर दो अलग अलग विलयनों में रखे होते हैं। एक ही सॉल्यूशन में रखे हो सकते हैं और दो अलग अलग सॉल्यूशन में रखे हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो सेल्स हैं, ये सेल्स होते हैं दो प्रकार के, टू टाइप ऑफ सेल्स। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसे आप कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल में बाहर से हम विद्युत ऊर्जा देते हैं और सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रियाएं होती हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करेंगे? बाहर से विद्युत ऊर्जा देंगे और सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रियाएं होंगी, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरे टाइप का सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे आप कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अभिक्रियाएं होती हैं और बाह्य परिपथ में विद्युत संचारित होती है, अर्थात यहां पर जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और यहाँ पे विद्युत ऊर्जा से सेल में ऑक्सीकरण अपक्षयन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आप उदाहरण दे सकते हैं डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस प्रकार से इसको हम समझें कि क्या है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस सेल में होने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस,
यानी वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत अपघटन की क्रिया क्या है, इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। क्या कहता है, द प्रोसेस इन विच ए केमिकल रिएक्शन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है जिस सेल में, उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, ये प्रोसेस हो गया, क्या कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस सेल में ये प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिखा है, ये एक वेसल पात्र है और इसमें एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, यानी दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में रखे हुए हैं। ठीक है, ये बाह्य परिपथ से जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम फिल कर दें तो ये जो सेल बना, ये सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट आप भरेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है धनायनों और ऋणायनों में। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाने पर डिसोसिएट हो जाता है और कैटायन और एनायन उस सॉल्यूशन में उपस्थित रहते हैं। तो ये जो कैटायन है ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर और जो एनायन है ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और यहां पे पहुंच के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, इस सेल में ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन जहां पे होगी वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन का रिएक्शन होगा उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। यानी ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है कैथोड पर। यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो धन ध्रुव होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो ऋण ध्रुव होता है। जब ये आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इसमें आपको बताएंगे क्यों होता है और कैसे वह होता है। अब किसी भी वैद्युत अपघटन का हम उदाहरण लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसका हम वैद्युत अपघटन कराते हैं, एग्जाम में काफी आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इसमें क्या डिफरेंस है, यहां से क्वेश्चन आता भी है कि जो सोडियम है ये क्षार धातु है, आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर ग्रुप का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सभी क्या है, एल्कलाइन मेटल हैं, क्षारीय धातु हैं। तो जो क्षार धातुएं हैं वो अपने लवणों के गलित लवणों के वैद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती हैं, लेकिन अपने लवणों के जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से ये प्राप्त नहीं होती है। क्या कारण है कि NaCl से सोडियम अगर हमें प्राप्त करना है तो मोल्टन NaCl से हम करेंगे, गलित NaCl से तो हमें Na प्राप्त होता है, लेकिन जलीय NaCl से हमें सोडियम प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है, इसको आप समझिएगा। देखिए, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मोल्टन NaCl का, गलित NaCl का, तो NaCl को जब आप गलित अवस्था में आप लेके जाएंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। NaCl का Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया, वियोजन हो गया, डिसोसिएशन हो गया। तो अब ये कैटायन और ये एनायन ही प्रेजेंट है केवल सॉल्यूशन में, और कोई कैटायन और एनायन प्रेजेंट नहीं है। कैटायन Na प्लस होगा यहाँ पे और एनायन Cl माइनस होगा। तो देखिए एनायन किधर जाता है, एनोड पे। तो जो क्लोराइड आयन हैं उनका क्लोरीन में ऑक्सीडेशन हो जाता है एनोड पे,
और एनोड पे लिबरेट होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे रिलीज करेगा। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है Na+, और Na+ सोडियम में रिड्यूस हो जाता है कैथोड पे। अब चूंकि यहाँ पे केवल Cl- और Na+, एनायन और कैटायन ये 2 ही उपस्थित हैं और कोई इस सॉल्यूशन में NaCl मोल्टन की उपस्थित नहीं है, तो एनोड पे क्लोरीन लिबरेट होती है और कैथोड पे आपको सोडियम प्राप्त होता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे एक्वस NaCl, जलीय NaCl का, तो NaCl का तो डिसोसिएशन होगा ही होगा Na+ और Cl- में। ठीक है, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे एनोड पे और क्लोरीन लिबरेट होगी एनोड पे। ठीक, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक तो यहाँ पे Na+ है और दूसरा H2O भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या है? H2O, और H2O का भी डिसोसिएशन हो जाता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे H+ भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? H+। तो 2 आयन प्रेजेंट हैं NaCl के जलीय विलयन में, एक तो Na+ प्रेजेंट है कैटायन और H+ भी प्रेजेंट है। किसकी रिड्यूसिंग नेचर अधिक है? ठीक है, H+ की रिड्यूस होने की नेचर Na+ से अधिक होती है, तो Na+ से पहले H+ रिड्यूस हो जाता है कैथोड पे। ठीक है, Na+ से अधिक अपचयित होने की प्रवृत्ति H+ की होती है। NaCl के जलीय विलयन में Na+ के साथ साथ H2O के अल्प आयनन से उत्पन्न H+ आयन भी उपस्थित होते हैं और H+ आयनों की रिड्यूस होने की प्रवृत्ति Na+ से अधिक होती है। ठीक है, तो Na+ से पहले क्या होते हैं? H+ रिड्यूस हो जाते हैं और कैथोड पे सोडियम ने बन के क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं 2H2O + 2EH2 + 2OH- एट कैथोड। तो कैथोड पे सोडियम आयनों का सोडियम में अपचयन न होके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने लगती है, इसलिए जलीय NaCl से सोडियम प्राप्त नहीं होता, जबकि गलित NaCl से सोडियम प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, रीजन मैंने यहां पे लिखा भी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na+ ऑब्लिंग Na पेयर युग्म का ये कितना है? -2.71 वोल्ट इज मोर नेगेटिव देन H2O ऑब्लिंग H2, OH ग्रुप से कहीं अधिक है, यह है -0.41 वोल्ट। तो जिसका मानक अपचयन वो जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। तो यह अपचायक है, इसकी ऑक्सीडेशन होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसकी रिड्यूस होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है Na+ आयनों के रिड्यूस होने से पहले। ठीक है, एक और उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4 सॉल्यूशन। काफी आते हैं ये तीनों एग्जांपल एग्जाम में, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े स्पेस में ये तीनों ही लिखे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 50% H2SO4 सॉल्यूशन क्या होता है? जब 50% H2SO4 सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, ये आपने मेथड आपने पढ़ा भी होगा 50% H2SO4 सॉल्यूशन का। आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे बनता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। उसी में देखिए H2SO4 का डिसोसिएशन हो जाएगा H+ और बाइसल्फेट HSO4- आयन में। ठीक है, HSO4- आयन ऑक्सीडाइज्ड होंगे और H2S2O8 पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा एनोड पे। ठीक है, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ठीक, तो यहां पे अगर हम फर्दर क्या करा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें, तो आगे क्या होगा? H2S2O8, इससे क्या बनेगा? परमोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, और फिर H2O से रिएक्ट करके वो H2O2 बना लेता है। ये प्रोसेस अलग है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में तो केवल आप इतना ही दर्शाएंगे कि एनोड पे HSO4 का पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडेशन होता है और H+ का H2 में कैथोड पर रिडक्शन होता है, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। समझ में आ गई बात? ओके, थैंक यू।